तो भई किसी की एक चिट्ठी है कि जब भी मैं ये विचार आगे रखती हूँ, ये माता-पिता के सामने, परिवार वालों के सामने कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना। किसी भी शहर में कोई अपार्टमेंट लेने का शौक मुझे नहीं है। कोई घर बनवाने में समय नहीं वेस्ट करना। सरकारी या कॉर्पोरेट जॉब में ज़्यादा समय नहीं बिताना। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं करना जो कि लोगों को ठगे। आईएएस, आईपीएस नहीं बनना। इतना कमाना है जितना मैं खुद खा लूँ और थोड़ा-सा बचा लूँ। लर्निंग ज़्यादा हो, ध्यान करूँ। तो कि ये विचार मैं रखती हूँ तो वो ऐसी बातें बोलते हैं जिनका मेरे पास जवाब नहीं है। तो इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं कि एक तो ये सब जो बोल रही हो केवल इसलिए कर पा रही हो क्योंकि गरीबी नहीं देखी। अगर सड़क पे आ गई, 2 वक़्त की रोटी ना मिले, तो तब ये सब नहीं तुम बोलोगी। तो एक तो ये है कि ये एक सवाल कि तुमने गरीबी नहीं देखी, गरीबी देखी होती तो तुम ऐसा ना बोलती। दूसरा सवाल है, बाहर की दुनिया तुमने अभी देखी नहीं। दुनिया बहुत गंदी है, ख़ासकर लड़की के लिए। और ये सब बातें केवल बोलने में ठीक लगती हैं। कोई हाई लेवल पे नहीं पहुँचेगी मतलब बढ़िया जॉब में, तो बहुत दिक्कत है। एक ये बोलते हैं, मतलब दुनिया खराब है। अभी अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए, तो ये सारी बातें बकवास हैं। उनके ही सहारे जीवन है अभी तो, वरना कोई घरवाला साथ नहीं देगा। सब पराये हैं, केवल यूज़ करेंगे। तो अंत में लिखा है कि सर ये बातें मुझे बहुत-बहुत चुभती हैं, क्योंकि मेरे पास इनका कोई तर्क नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। भई पैसे हों भी तो भी ये डर तो रहेंगे ना। अब मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं। अब आपको बीमारी ऐसी लग गई कि अब 50 लाख कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। किसी के पास करोड़ हैं, तो फिर और बड़े हॉस्पिटल में जाता है। ये जो बीमारी का डर है ना कि कुछ हो जाए, एक डर यही रहता है लोगों को कि पैसे होने चाहिए क्योंकि इलाज बहुत ज़्यादा महँगा है। तो जो जितना ज़्यादा पैसे वाला है, उतना बड़े हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर भी देख लेते हैं कि आ गए सेठ जी, आ गया मुर्गा और ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी ना कि एक कोई सेठ जी थे, व्यापारी थे और अभी बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए थे, अभी काफ़ी एक्टिव थे। 60s में होंगे, लेट 60s में ट्रैवल बहुत करते थे, बिज़नेस के कारण और उनकी लगभग जॉइंट फैमिली थी। अभी बेटे साथ रहते, उनकी बहुएँ, उनके बच्चे सब बहुत बड़ा घर था और उनका एक नाती था जो कि बहुत ही ज़्यादा दादाजी को प्यार करता था। तो सेठ जी चले गए 3-4 दिन के लिए। इस बीच कोई रिलेटिव आए और वो जो छोटा बच्चा है
होगा 4-5 साल का, तो उसके लिए एक साँप ले आए, प्लास्टिक का। लेकिन वो इतना बढ़िया बना था कि वो रियल जैसा लगता था और शायद उससे कोई बैटरी-वूटरी रही होगी तो वो चलता भी था ज़रा। तो ये जो बच्चा है, ये बाथरूम में पानी के टब में इसको गर्मी का टाइम रहा होगा, वो बहुत पसंद छप-छप करना बहुत अच्छा लगता था और साँप को भी वहीं ले जाता था वो अपने, एक कोने में साँप भी रहता था, अक्सर वो बाथरूम में छोड़ देता था साँप को। अब तीसरे दिन दादाजी आए, गर्मी थी दिन का टाइम था, तो दादाजी ने बोला यार पहले मैं नहा लेता हूँ ज़रा। तो बाथरूम में गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अचानक उनकी नज़र पड़ी कोने पे और वहाँ ये साँप था और इनको तो बहुत डर पहले से ही लगता था साँप। बहुत ज़ोर के चिल्लाए और दरवाजे की कुंडी खोलने के चक्कर में पैर फिसला, थोड़ा गिर भी गए, गिरे भी वहीं साँप के आस-पास और बेहोश हो गए, डर के मारे। उनको होश आया तो हॉस्पिटल में थे और वो क्या होता है इमरजेंसी वार्ड और उनका एक बेटा था मतलब 2-3 आ गए थे परिवार के और डॉक्टर उनको बता रहे थे कि ये टेस्ट कराना पड़ेगा, ये टेस्ट कराना पड़ेगा। लाखों में केवल टेस्ट का बिल कि तब एक्चुअली पता चलेगा कि हुआ क्या है इनको। अब ये सारी ख़ैर तैयारियाँ हो रही थी, बेटे कह रहे थे कि अब जो भी हो पर हमारे पिताजी को बचा लीजिए। तब तक वो भी आ गया अपनी मम्मी के साथ, ये नाती ये जो 4-5 साल का था और उसके पास वो साँप भी था। तो आया अंदर कि दादाजी ज़रा होश में थे उस समय। दादाजी ने देखा उसके पास साँप और पहचान भी गए कि ये तो वही साँप है। एकदम से कि अभी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने कहा दादाजी ये तो ना मामा जी लाए थे। मामा जी आए थे ना जब आप चले गए थे, ये लाए थे मेरे लिए साँप। दादाजी ने बोला नज़दीक कि ये प्लास्टिक का है? कि हाँ। तो दादाजी ने कहा यही तो था बाथरूम में। हाँ दादाजी ये बाथरूम में ही था। अब उन पे ग्लूकोज़ चढ़ा हुआ था और एकदम मतलब कि भई कभी भी प्राण जा सकते हैं ऐसी वाली स्टेट थी। दादाजी ने कहा अगर ये नकली साँप था तो मुझे हुआ क्या है? वो डर के मारे में वो थोड़ी देर बेहोश हो गया होऊँगा। अरे ये टेस्टर, वो टेस्टर उसने वो खींचा बाहर वो जो ग्लूकोज़ का की नली होती है, वो खड़ा हो गया। अरे बेटे मैं ठीक हूँ कि ये इसी साँप के कारण मैं डर गया था, चलो। अब उधर डॉक्टर्स की टीम अंदर आ रही है, उन्होंने देखा ये तो खड़ा हो गया। अरे ईश्वर जी कि आप उठो नहीं, ये तो ये ग्लूकोज़ अरे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये प्लास्टिक का साँप था, इसके कारण मैं बेहोश हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो के घर। तो जो डर है ना, उसका बताओ क्या इलाज है? ये सेठ जी अगर ये पता ना चलता, ये कैसे ये बेहोश हुए, तो लाखों का बिल आता और इसी कैटेगरी में कैंसर भी है, उससे बहुत डरते हैं लोग कैंसर से। कैंसर एक्चुअली आपकी स्टेट ऑफ माइंड से शुरू होता है। लंबे टाइम तक आप बहुत उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं किसी कारण से, तो तब जो शरीर में उससे गड़बड़ होती है उसको कैंसर बोलते हैं और वो आप पॉज़िटिव इमोशन शुरू कर दो लाना, तो वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। क्योंकि डॉक्टरी इलाज से तो ठीक होता भी नहीं ज़्यादातर। अब वो कीमोथेरेपी देंगे, इतना परेशान कर देते हैं और फिर भी ज़्यादातर लोग मर ही जाते हैं। तो भई पहली बात तो ये है कि आप बीमार होंगे ही नहीं ज़्यादा सीरियस, अगर आप ठीक ढंग से चलेंगे तो।
अगर आप डरेंगे नहीं तो। ये सब डर की ये जो तीनों सवाल हैं आपके, इनके पीछे डर है। और आप सोचते हो कि अगर अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, जॉब भी काहे के लिए? पैसे के लिए, कि मतलब पैसा आपको बचा सकता है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं, पैसा किसी काम नहीं आता। पैसा नहीं बचा सकता आपको। आपको बचा सकता है आपके अंदर का विश्वास, पॉज़िटिव इमोशन। अब आप बोलोगे पॉज़िटिव इमोशन का फ़ायदा क्या है? अगर बीमार हो गए तो? भई ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। अरे मर गए तो? ये भी तो सोचो। उसका कोई इलाज है? भई मृत्यु नज़दीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, क्या मौत ही है नज़दीक, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो जो होगा वो होगा। और दूसरी बात, पैसे से ही इलाज होता है। पैसा नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा, ये बात गलत है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और वो बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं जा पाते, आप अगर आंकड़ा लें तो ज़्यादातर अच्छी स्थिति में होते हैं, मतलब वो बहुत सस्ते इलाज से ठीक हो जाते हैं। मेरा केस ले लो, मैं अगर डर गया होता, मतलब मेरे पास तो नहीं है पैसे, पर मेरे दोस्त लोग हैं जो कि जुटा सकते हैं। मतलब 10, 15, 20, 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दोस्त लोग बहुत एक ही मतलब घंटे में इकट्ठा कर सकते हैं और मुझे ले जाते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल। क्योंकि एक वीडियो भी मैंने बनाया था कुछ साल पहले, मुझे खून की उल्टी हुई, 4-5 साल पहले। तो ठीक-ठाक था, नीचे से खाना खा के आया शाम को और थोड़ा-सा अनईज़ी, फिर मैं बैठा तो कुछ ज़्यादा, फिर मैंने कहा बाथरूम जाना पड़ेगा। उस समय मेरे पास अटैच्ड बाथरूम नहीं था, नीचे जाना पड़ता था। सीढ़ियाँ नीचे 7-8 सीढ़ियाँ बीच में। बाहर गया तो कुछ उल्टी तो बरामदे में ही हो गई। बाथरूम जाके बहुत ज़्यादा उल्टी हुई, खून की, काफ़ी थिक मरून रंग का। वहाँ अँधेरा-अँधेरा था, बिजली गई हुई थी और सूरज डूब चुका था, थोड़ा अँधेरा भी था। और मैं चिल्लाया, तो 3 साथी थे, तीनों पुरुष थे, ये अच्छी बात थी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने कपड़े भी नहीं सँभाल पा रहा था बाथरूम में। ख़ैर मैंने किसी तरीके से अपने को साफ़ किया, ठंड ठंड बहुत थी उस दिन, और मैंने पानी डाल के उसको तो बहा दिया खून, कुछ रह गया बाहर, बाकी तो उनको पता नहीं चला कितना खून निकला। अब मैंने कहा यार मुझे बिस्तर पे ले चलो पहले जल्दी से, और वो हॉट वाटर बॉटल एक वो रबड़ का जो होता है, क्योंकि मेरे पैर ठंडे हो गए थे बहुत ज़्यादा। ख़ैर मुझे वो ले गए और ये उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब आप लोग जाओ। हाँ। इतना घबराए सब लोग, क्योंकि वो कोरोना का टाइम लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन ये था कि इसके और भी रूप हो सकते हैं कोरोना के वगैरह-वगैरह। ये लोग तो रात भर पता नहीं सोए कि नहीं सोए, कहाँ-कहाँ फ़ोन किए इन्होंने। ये हमारे कुछ दोस्त अमेरिका में रहते हैं, एक डॉक्टर रहती हैं वहाँ। सबने बोला डॉक्टर को बुलाओ। उसी टाइम भी बुलाने वाले थे, मैंने कहा खबरदार, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब सोने दो और मैं ठीक-ठाक मिलूँगा आपको सुबह, कल देखेंगे। सुबह आ गए सब लोग, सुबह मैं किचन में पहले ही पहुँच गया। मैं 90% ठीक तो उसी समय हो गया था सुबह तक। क्यों? क्योंकि मैं डरा नहीं। डरा क्यों नहीं? मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि ये गंध था मेरे अंदर जो निकला। ज़्यादा ध्यान के कारण कहीं पे कोई गाँठ रही होगी, कोई नॉट रही होगी अ नसों की गड़बड़ नॉट, मतलब वो फूट गया वहाँ पे जो भी था और इसलिए वहाँ से खून निकला। खून जीआई ट्रैक्ट में चला गया। मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि ये गंध निकला है, जो भी निकला। और सुबह हल्का-सा डिज़ी था, हल्का-सा, लेकिन 90% मैं ठीक हो गया था। और उनको मैंने कहा यार मैं अभी 2 दिन और लगेंगे एकदम नॉर्मल होने में, नॉर्मल से भी बढ़िया, क्योंकि गंध भी निकल गया अब तो बाहर। ये कन्विंस थे नहीं पर मुझे ज़रा ठीक देख के। अब डॉक्टर मैंने कहा बुला लो, पर ऐसा डॉक्टर जिसका कम से कम 10-15 साल का ध्यान का एक्सपीरियंस हो, उसको ये पता हो कि क्या ध्यान से भी ऐसा हो सकता है।
तो तब बुला लो आप और डॉक्टर भी अच्छा हो, ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और मैं तीसरे दिन तक एकदम फिट, पहले से ज़्यादा फिट हो गया। तो भई मन को डरा लो, तो तब डर का तो अंत नहीं है। यार कितने भी पैसे आपके पास हो जाएँ, डर रहेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में या कोई सरकारी जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल है। छोड़ इसलिए नहीं रहे कि फिर क्या होगा? कम पैसे की जॉब भी नहीं ले रहे, क्योंकि अब घरवाले भी बोल रहे हैं कि उनका स्टैंडर्ड वैसा हो गया। मकान बहुत बढ़िया है, उसका किराया ज़्यादा है। अगर किराए पर है, फिर सपना ये है कि अपना मकान बनाएँगे, अच्छी लोकेलिटी में और इससे बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे वगैरह-वगैरह। तो पैसा तो चाहिए। अब झेल रहे हैं उस स्ट्रेस को, झेल रहे हैं। पैसा जमा होता जा रहा है और कोई बड़ी बीमारी लग गई, स्ट्रेस के कारण। कैंसर इसीलिए तो होता है। अब वो जो पैसे आपने जमा किए, वो अब इस पे ही लग रहे हैं, आपको ठीक करने में। और आप बोल रहे हो कि अगर पैसे नहीं होते, तो कैसे होता इलाज? अरे भाई पैसे नहीं होते और दिमाग सही होता, तो ये तो होता ही ना रोग आपको। ये होना ही नहीं था। बिना स्ट्रेस के नहीं होता ये कैंसर वगैरह। अगर पॉज़िटिव इमोशन है, थोड़ा आप ध्यान करते हो। ध्यान का मतलब है कि रोज़ आप अपने बॉडी माइंड को डिटॉक्स कर रहे हो। रोज़ उसमें से ज़हर निकाल रहे हो। फिर आपको कोई वायरस आ गया, तो वो होगा कुछ टाइम के लिए। उसके सिंपल इलाज है, मुझे जो हुआ, 1 साल से इलाज चल रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी मेरे ठीक होने की और होम्योपैथिक इलाज चला। होम्योपैथिक इलाज तो बहुत सस्ता होता है। अब मेरी डॉक्टर ने तो ख़ैर पैसा भी नहीं लिया, 1 पैसा नहीं लिया अभी तक। पिछले मार्च से मिड मार्च से ये इलाज चल रहा है। कितनी बार दवाइयाँ आ गई कुरियर से और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में गाइड करती हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे। पैसा ही नहीं लिया। पर होम्योपैथिक इलाज मतलब अगर आपका एलोपैथी में लाखों खर्च होने वाला है, तो होम्योपैथी में कुछ हज़ार ही खर्च होंगे। और ये जो एलोपैथी है, ये पूरी जड़ से नहीं ख़त्म करती बीमारी को। लेकिन जो होम्योपैथी है, इसीलिए जो अच्छे कोई डॉक्टर हैं होम्योपैथी वाले, सब पूछते हैं आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? इमोशंस कैसे महसूस कर रहे हो? ड्रीम्स कैसे होते हैं आपको? वो हर प्रकार से ये पता लगाते हैं कि भई अ, क्या है इसकी क्या-क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं इस डिसऑर्डर ऑर्डर से। तो वही डर है इसका कारण तो। ये जो असुरक्षा है ना ज़िंदगी में, वो डर के कारण है और ये डर कभी जाएगा नहीं। कितनी बढ़िया नौकरी आपको मिल जाए और आपके माता-पिता जो कह रहे हैं कि पैसा नहीं होगा तो तुम सड़क पे चली आओगी। सड़क पे कई लोग हैं और बहुत खुश हैं। सड़क मतलब गरीब हैं, लेकिन है रोटी, कपड़ा, मकान जो आप बोल रही हो ना कि मुझे केवल इतना चाहिए कि गुज़ारा चल जाए, वही है असली अप्रोच। काम ऐसा करो जिसमें आपका मन लगे। पैसा कम होगा कोई बात नहीं, कोई छोटा घर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? सिंपल खाने में बहुत पैसा खर्च नहीं होता। अब आपको बड़े-बड़े होटलों में जाना है बीच-बीच में, एक ही खाना कई सौ रुपए का, कभी-कभी क्या पता हज़ार रुपए का। ऐसे खर्च करना है तब अलग बात है, तो खाना भी बेकार का होता है। एक बार कोई ले गया मुझे किसी होटल में एक लेडी थी किसी मीटिंग में और कहने लगी कि आप लंच कहाँ लोगे? वो नई जगह थी। मैंने कहा जी मुझे तो पता है नहीं। अच्छा कि मैं ले चलूँगी आपको और मुझे ले गई वो, क्या खाओगे? अब मैंने कहा जी मैं आटे की चीज़ खाता हूँ, मैदा तो खाता नहीं और चावल नहीं खाता। तो चावल छोड़ के, मैदे की चीज़ छोड़ के और आप पता करो। उन्होंने कहा जी आटा तो यहाँ आता ही नहीं। सब चीज़ें मैदे की होती है। ये नान नान बनाते हैं हम, जो भी रोटी भी बना सकते हैं पर मैदे की ही होगी वो। और चावल, कि चावल चावल खा लोगे आप? मैंने कहा मैंने पहले ही बोला ना चावल नहीं खाऊँगा।
तो कि फिर क्या होगा? अरे मैंने कहा बाहर मैंने देखा ना, बाहर जिस गली से हम आए, एक चाय की दुकान थी छोटी-सी और एक केले की ठेली थी। मैं 2 केले खाऊँगा, 1 चाय पी लूँगा बस। तो मैंने वही किया। तो मैं उसके फिर और भी साथी आ गए थे। मैंने कहा आप इनके साथ आओ और तो मेरा बिल आया था ₹5.5 80s की बात है। उसमें केला भी खाया मैंने, चाय शायद 2 पी मैंने, उस समय बहुत सस्ती थी। इनका बिल आया हज़ारों में। अब मैंने कहा तुमने खाया भी, गज़ब मैदे की चीज़ें खाई होंगी। तो सिंपल ढंग से यार रहा जा सकता है, उसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। असली दौलत है पॉज़िटिव इमोशन, मेडिटेशन, फ़ेथ किसी बड़ी शक्ति में। अब वो फ़ेथ तभी आता है जब आप थोड़ा ध्यान के रास्ते पर हो। किसी की मदद करना, थोड़ा निस्वार्थ सेवा करना, कुछ क्रिएटिव काम करना, इस तरीके की ज़िंदगी अगर आपकी होगी, तो डर नहीं होगा। डर नहीं है तो 99% तो आपकी ज़िंदगी सेफ है, चाहे आपके पास 1 पैसा ना हो। डर नहीं है अगर तो नए-नए दरवाज़े खुल जाते हैं। अब आपको जो दूसरा सवाल है अ, दूसरा सवाल क्या था आपका कि ज़िंदगी, दुनिया तुमने देखी नहीं, दुनिया बहुत गंदी है। ऐसी कुछ-कुछ मेरी भी इंटरप्रिटेशन थी जब मैं शांति निकेतन जा रहा था। मैं लेक्चरर था कॉलेज में, अब कॉलेज की जॉब मिल गई, लेक्चरर की, ये तो बहुत बड़ी बात थी। मेरे रिलेटिव्स और मेरे लिए बड़े-बड़े रिश्ते आने लग गए थे। बड़े-बड़े घरों से मतलब पैसे वाले घरों से और कुछ खैर इसलिए भी मैं वहाँ से जाना चाह रहा था छोड़ के, लोग परेशान करने लग गए थे इसी कारण से। पर मुझे जाना इसलिए था कि मैंने शांति निकेतन के बारे में सुना। मैंने कहा यार वहाँ जाना है मुझे। लेक्चरशिप अ, छोड़ दी। मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की, टिकट भी ले ली। अब मेरे अंदर डर, नई जगह जा रहा हूँ, कितने पैसे लेके जाना पड़ेगा, मैं अ, कहाँ रहूँगा वगैरह-वगैरह। तो मेरे दोस्त ने जिस दिन टिकट ली रात को रिज़र्वेशन हावड़ा का, मैं हरियाणा में था। वापस आ रहे थे तो हम 10 मिनट तक मैं अंदर ही सोच रहा था, यार अब तो टिकट भी ले ली और कहाँ रहूँगा वगैरह-वगैरह। क्योंकि मैंने दोस्त को केवल बोला था कि यार मैं शांति निकेतन जाने की सोच रहा हूँ और उसने बोला था सोच रहा है तो सेफ है। मैं कहा मतलब? अरे कि जा रहा है तो टिकट ले। हँसा बहुत ज़ोर के, कुछ नहीं बोला। फिर के चल यार आज ज़रा तो उस दूसरी तरफ जाते हैं। मैंने सोचा इसको काम होगा बाज़ार में और फिर चलते रेलवे स्टेशन पहुँच गए। उसने नहीं मुझे पहले बताया कि मैं टिकट लेने वाला हूँ। पैसे हैं क्या तेरे पास? उसके पास नहीं रहते थे। पैसे मेरे पास थे बाय चांस। तो टिकट ले ली जब तो ये डर मेरे अंदर, कहाँ रहूँ? 10 मिनट बाद वो हँसा। वो शर्मा जी थे एक दोस्त मेरे। उन ये वीडियो बनाया था मैंने। बहुत ज़ोर के हँसा। मैंने कहा हँस क्यों रहा है? कि तू पता क्या सोच रहा है मैं कहाँ रहूँगा? मैं क्या खाऊँगा? हाँ, मैंने कहा मैं ठीक तो सोच रहा हूँ। दुनिया तो खराब है। कि अच्छा, कितनी दुनिया देखी है तूने? शर्मा जी कुछ और देश घूम के भी आ गए थे। अरे कि दुनिया बहुत सुंदर है। वो कि गाना है ना, नगमा वो शेर की सौगात किसे पेश करूँ? लोग देने के लिए आतुर हैं, कोई सुपात्र ही नहीं मिलता कि सब कि अपने-अपने ईगो में बंद होते हैं। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है। अरे कि तुझे क्या पता कैसे होता है? तू तो गया कभी? कभी तूने ट्रैवल किया बिना सुरक्षा के, बिना पैसे के? मैंने कहा नहीं। कि ट्रेन में तुझे कोई बूढ़ी औरत जिसके फटे-पुराने कपड़े हैं और वो पोटली है उसके पास छोटी-सी, उसमें रोटियाँ हैं। वो खोलती है, तेरे को बोलती है, "बेटा रोटी खाएगा?" तू क्या बोलेगा? चाहे तुझे भूख भी लगी है तो बोलेगा, "नहीं, नहीं, नहीं माताजी।" ईगो के कारण। वो इतना प्यार से बोल रही है, वो प्यार देने के लिए तड़प रही है, लेकिन तू अपने
अहंकार में बंद है कि तू ओपन होके जा बच्चे की तरह, और शांति निकेतन में 1 महीने के अंदर, और कि पैसे लेके मत जाना, पैसे तेरे पास तो मुझे दे जा, टिकट मैंने ले ली, 100 रुपये और ले जा, ट्रेन में खाने-पीने के लिए वगैरह, वगैरह। बस, खैर मैंने 500-600 कहीं छुपा दिए थे अंदर की जेब में, वो उसको नहीं बताए। और कि शांति निकेतन में तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। 1 ही महीने के अंदर की ऐसी स्थिति आएगी कि यार यहाँ खाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, और वहाँ खाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। खैर मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हुआ। 1 महीने के अंदर मेरे लिए इतने दरवाज़े खुल गए वहाँ। क्योंकि शुरू में ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा यार ये है मेरी जगह। पता नहीं कैसे एकदम निश्चिंत, और वो पैसे तो मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, वो 500-600, क्योंकि मैंने शांति निकेतन स्टाइल का पजामा कुर्ता बनवाया, और एक झोला उसमें कुछ रंग और ऐसी-ऐसी चीज़ों पे, और एक विद्या भवन हॉस्टल था, वहाँ कुछ एडवांस दे दिया खाने के लिए, और तो वो तो ख़त्म हो गए थे। तो भई दुनिया कैसी है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अब आप किसी नई गली में जा रहे हो जहाँ कुत्ते बहुत हैं। अब वो कुत्ते आप पे आक्रमण करेंगे, आपको काट सकते हैं, आप पे भौंक सकते हैं कि नहीं, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपकी अप्रोच कैसी है। अगर आप ये सोच के जाओ, ये सब फ्रेंडली हैं, और डंडा-डुंडा लेके मत जाओ। आप कुत्ता दूर से ही कोई आता है, आप उसको सुंदर लग रहा है आपको, यार ये कैसा कुत्ता है? तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये जानवर आपकी वाइब्रेशन पकड़ते हैं। लेकिन आप डर गए तो अब आक्रमण कर सकता है वो कुत्ता, चाहे आप कितनी भी एक्टिंग करोगे नहीं डरे। अंदर से अगर डर आ गया, तो वो डर की वाइब्रेशन पहुँच जाती है। और कितने भी कुत्ते हैं वो सब आपके दोस्त हो जाएँगे, ऐसी दुनिया है। संसार दर्पण है आपका। आपका जैसा चेहरा होगा वैसे वो दिखाएगा। फ्रेंडली ढंग से देखोगे तो दुनिया आपके साथ दोस्ती का व्यवहार करेगी। तो भई दुनिया कैसी है, ये तो डिपेंड करेगा आपकी अप्रोच कैसी है। पेरेंट्स को कुछ हो जाए, तो वही सहारा हैं। अरे सहारा ऊपर वाला है, कोई पेरेंट सहारा नहीं है। अ, आपको कोई सपोर्ट ना मिले, आप अब भी सड़क पे चले जाएँ, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या पता वहाँ से कोई नया दरवाज़ा खुले, जो कि वैसे खुलने वाला नहीं था, कौन जाने? तो ये तो भई आपको ट्राई करना पड़ेगा, और पैसे से सुरक्षा मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। उतना चाहिए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। ये कहानी है किसी बिज़नेसमैन की, पहले बहुत गरीब था, उसका भी यही सपना था कि पैसे होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उसने बहुत मेहनत की, बिज़नेस किया, बहुत पैसे आ गए, शादी हो गई तो बच्चे हो गए, लेकिन हार्ट का पेशेंट हो गया, और स्ट्रेस भी बहुत था। तो डॉक्टर ने चेकअप किया कि आपको कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। आप ऐसा करो, किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाओ। तो उत्तराखंड में कि जैसे कोई भी जगह 6000 फीट से ऊपर जहाँ देवदार के पेड़ होते हैं, कुछ दिन वहाँ रह के आ जाओ, और तब देखते हैं क्या होता है। तो वो आया बीवी बच्चों को लेकर के, 10-12 दिन की छुट्टी लेके बिज़नेस से ऋषिकेश में आए। ऋषिकेश में उसकी पत्नी को और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा पापा यहीं रहते हैं? उसने कहा नहीं बेटा, ये तो मेरे को तो बोला हाई एल्टीट्यूड, तो मुझे अभी काफ़ी ऊपर जाना है। क्या हुआ हो तो हमको यहाँ छोड़ दो। अच्छा तो तुम इंतज़ार करो, मैं 3-4 दिन में आ जाता हूँ। तो वो चला गया। उत्तराखंड में कहीं चमोली साइड, पता नहीं किस साइड गया, और एक जगह सड़क ऐसी थी कि मोड़ था उसपे, ऐसे मोड़ था और थोड़ा नीचे को, और इधर इधर एक
क्लिफ मतलब सीधा ऊपर और नीचे ही नदी थी। जैसे मान लीजिए 100-150 मीटर नीचे और यहाँ रोड है और वहाँ रपट गई उसकी कार और इस स्लोप पे करीब 15-20 फीट नीचे 3 पेड़ थे। पत्थर पत्थर की चट्टान जैसे ऊपर को उसमें उगे हुए और उसका शरीर छिटक के बाहर निकला और वहाँ अटक गया। तो उस ज़माने में कैश लेके चलना पड़ता था। इसके पास 3 लाख कैश था। 3 दिन 3 रात वो वहाँ रहा। कई बार बेहोश हो जाए, फिर उसको प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, तो बड़बड़ाए पानी, पानी। अब कोई तो सुनने वाला था नहीं। तीसरे दिन नीचे नदी के दूसरी तरफ संडे रहा होगा, कोई गाय भैंस चुगाने वाले 2 बच्चे थे, आज स्कूल रहा नहीं होगा। इसकी लाल शर्ट पहनी थी। एक ने बोला, "ये लाल-लाल क्या है वहाँ?" तो दूसरे ने बोला, "वो कोई कपड़ा होगा," क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई, उन्होंने कहा, "यार जाके देखते हैं, ये तो कभी नहीं देखा वहाँ ऐसा लाल लाल कपड़ा वहाँ कहाँ से गया?" तो गए, इधर से आए, यहाँ से देखा कि आदमी है तो बच्चे चिल्ला के बोले, "भई कौन है वहाँ?" उसको थोड़ा-थोड़ा होश आया, कहने लगा, "पानी।" और फिर उसने देखा 2 बच्चे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो तो 20 फीट नीचे, जाने का कोई रास्ता नहीं। तो ऊपर एक गाँव था, ये दोनों बच्चे भागे। गाँव वालों को बोला एक कोई आदमी है और तो आए गाँव वाले और रस्सी-रुस्सी लेकर के, तो उन्होंने नीचे तरफ एक आदमी को भेजा, रस्सी पकड़ के रस्सी नीचे करते गए। उसने उसके पे बाँधा सेठ जी पे और बोला कि अब ये अ, हम ऊपर खींचेंगे आपको। फिर उसको ऊपर खींचा, सड़क पे वो फिर बेहोश हो गया। उसको होश आया जब वो गाँव में उसकी देखभाल कर रहे थे, देख रहे थे कहाँ-कहाँ चोट लगी वगैरह-वगैरह। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि नीचे नदी में कहीं न कहीं मेरी कार भी होगी और कार तो खैर गई, लेकिन इसका इस बीच मन बदल गया। उसने कहा कि मेरे जेब में 3 लाख रुपए थे, लेकिन एक बूँद पानी मुझे नहीं मिला, 3 दिन 3 रात तक। क्या क्या फ़ायदा इस पैसे का? अब उसको मतलब वैराग्य जैसा हो गया, उसने कहा कि यार अब मैं केवल ध्यान करूँगा और मैं किसी गुरु को ढूँढता हूँ कोई सही जगह। उसने गाँव वालों को बोला कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो तुम करना चाहते हो जिसमें पैसे पैसे अगर हो जाएँ तो आप कर सकते हो। उन्होंने कहा जी स्कूल नहीं है यहाँ। कि अच्छा तो हिसाब लगाओ कि ज़मीन तो है हमारे पास, श्रमदान हम करेंगे तो बिल्डिंग वगैरह पे भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आप टीचर रखेंगे तो उनकी सैलरी होगी वगैरह-वगैरह। सारा हिसाब लगाया तो अगले 10 साल तक के लिए सेठ जी ने बोला मेरे पास पैसा है और वो 3 लाख रुपए उनको दिए और कोई जगह थी उसके दिमाग में, वहाँ तक का किराया कितना है कि वो दे दो मुझे इसमें से बस। तो ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बहुत बार आपके पास है सारी सुख-सुविधाएँ, लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं है। तो असली उत्तर तो भई तभी मिलेगा जब आप अज्ञात में जाओगे। ऐसे सुरक्षित, सिक्योर, डरे-डरे, थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस में, इधर भी नहीं जाना क्योंकि दुनिया खराब है और ऐसे ही मर गए। एक अप्रोच ये है, बहुत लोग ऐसे ही मर जाते हैं, डरे-डरे ही रहते हैं अंत तक। दूसरे लोग हैं जो अज्ञात में जाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि आपको समझना है अपने जीवन को, तो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अज्ञात को और ख़ासकर अंदर की दुनिया में।
तो भाई थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा कोई ऐसी चीज़ सीखो जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो, कुछ क्रिएटिव। जॉब भी कर लो अगर स्ट्रेसफुल नहीं है तो। अगर जॉब कोई ऐसा है आजकल यार बहुत सारे जॉब हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और काफ़ी पैसा भी कमा सकते हो। एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरी बात ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी सिक्योर जॉब मिल ही जाएगी, अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, तो ये ड्रीम है केवल। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलेंगे या नहीं निकले तो भई 1000 में से 1 निकलता है, क्योंकि मोटा-मोटा मैंने हिसाब लगाया 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से 15,000 लिए जाते हैं। तो मतलब 1000 में से 1, 999 नहीं लिए जाएँगे, हर 1000 में से। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि ये श्योर नहीं है कि ये जॉब मिलेगी। हो सकता है अंत में आपको कोई और ही काम करना पड़े। निकल भी गए और स्ट्रेसफुल हुआ, जो कि ज़्यादातर होता है, तो तब? जिसकी कोई गहरी थिंकिंग है जैसे कि आपकी है, आप वहाँ खुश नहीं रहोगे। स्ट्रेस में ही रहोगे वहाँ पे तो फ़ायदा क्या है? अब लोग बोल सकते हैं ये तो जी बोलने में, सुनने में अच्छी लग सकती हैं, ऐसा होता नहीं है। भई मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही हुआ। मैंने तो लेक्चरशिप छोड़ी, सिक्योरिटी छोड़ी। जहाँ-जहाँ मैं सिक्योर हो गया, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं था और नया सीखने का, तुरंत छोड़ दिया मैंने, तो बताया भी नहीं। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था कुछ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हो जाते थे, तो मुझे मालूम था कि ये जाने नहीं देंगे। किसी को नहीं बताता था, चुपचाप निकल जाता था। तो मैंने तो भई ऐसी ज़िंदगी जी। यहाँ मेरी सैलरी नहीं है, जब से ये स्कूल का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। अब मैंने कहा मैं भी सैलरी लेने लग गया, तभी चलेगा नहीं। क्योंकि सब लोगों की नज़र होती है ना मेन आदमी कौन है? तो वो किस तरह से जी रहा है, उसकी सैलरी कितनी है? तो मेरी सैलरी इस प्रोग्राम को चलते हुए करीब 20 साल हो गए, 21वाँ साल है मेरे ख़्याल से, ज़ीरो सैलरी। ट्रेनिंग्स की, टीचर्स ट्रेनिंग की, उससे पैसा आता रहा। सब पैसा मैंने तो यहीं लगाया क्योंकि अब मेरी ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। दूसरे तरीके से देखो तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। मेरे साथ जो टीचर्स थे उनके खर्चे और वगैरह-वगैरह, स्कूल के खर्चे, पर वो सब आ भी जाता था। मुझे कभी इस बात का स्ट्रेस नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं, कि पैसा कहाँ से आएगा। और कारणों से हो जाता था। अपोज़िशन बहुत ज़्यादा था, वगैरह-वगैरह और लेकिन ज़्यादा देर नहीं। कोई डर आया, कुछ घंटे टिकता था बस। क्योंकि ये ध्यान का पता मुझे चल गया था, कोई डर आया, असुरक्षा आई, स्ट्रेस आया, बैठ जाता था। और शुरुआत में, शुरू के 2-3 सालों में कुछ-कुछ रातें ऐसी गुज़री कि मैं रात भर बैठा रह गया। हाँ, तो आप सीधा तो रात भर बैठ नहीं सकते, मैं किसी दीवार का सहारा लेके सुबह हो जाती थी कि जब तक स्ट्रेस है, जब तक डर है, मैं लेटूँगा नहीं। सुबह तक साफ, सुबह मुझे पता चलता था कि कहाँ है डर? डर गायब। इसका मतलब वो डर मैंने क्रिएट किया हुआ था अंदर ही अंदर। बाहर की परिस्थितियाँ तो वैसी ही हैं अभी भी, लेकिन अब वो डरा नहीं रही है। तो लो एनर्जी जब होती है तब कोई भी चीज़ हमें डरा देती है। और ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी दुनिया खराब है, सड़क पे चले जाओगे तो क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और है और रियलिटी ऐसी है, आप महल में भी उदास हो सकते हो और आप सड़क पे भी खुश हो सकते हो। आपकी मनोदशा कैसी है? अंदर से आप रिच हैं कि नहीं? इमोशनली रिच। और वो कब होगा? जब देने का भाव होगा। समेटने का नहीं कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मेरे बैंक में बहुत पैसा हो जाए, मेरे पास बड़ा घर हो जाए। जब भावना ऐसी होती है कि मैं क्या कर दूँ दूसरों के लिए,
मैं किसी के काम आऊँ, मेरी ज़िंदगी का कोई गहरा मीनिंग हो, है ना? अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल ज़माने के लिए। तो ज़माना मतलब भई ऐसे मौके बहुत आते हैं, जब हम थोड़ी-सी सेवा करके और दूसरे की ज़िंदगी में उजाला भर सकते हैं। ऐसा कुछ करें तब तो बात भी है, कि भई अपनी ज़िंदगी को भी सँवारें, तो पैसा चाहिए थोड़ा बहुत वो आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चाहिए रिसोर्सेज़, चाहिए पर वो आ जाते हैं। मेरे केस में तो ऐसा हुआ भई, जितना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता था, अपने आप, बिना कुछ किए। अब बिना कुछ किए का मतलब ये नहीं कि आप लेज़ी बैठे हो, आप क्रिएटिव हो, सारा दिन आप एक्टिव हो, ध्यान भी कर रहे हो, क्रिएटिव चीज़ें भी कर रहे हो। तो पता नहीं कितनी क्लियर हुई ये बातें, इस पे और बात करेंगे। नमस्कार।